रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूपी, बाइक सवार लुटेरे महिला के झुमके छीनकर फरार, पीछा करती कार का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाइक सवार लुटेरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लुटेरे महिला के कान की बालियां छीनकर फिल्मी स्टाइल में भागते हैं। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां सड़क पर खुलेआम लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। राहगीरों ने पीछा करते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें लुटेरों की बेखौफी साफ दिखाई दे रही है। लुटेरों को पकड़ने के लिए कार सवार लोगों ने भी लगातार प्रयास किया। इस तरह की घटना यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में अक्सर सामने आती रही। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर लुटेरों की पहचान की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि ऐसे अपराधी बार बार इसी तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी कई चेन स्नैचिंग और बाइक लूट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पुलिस ने वादा किया है कि जांच कर लुटेरे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, केरल पंचायत चुनाव, 90 वर्षीय नारायणन नायर निर्दलीय उम्मीदवार घर घर जाकर मांग रहे वोट। केरल के कोच्चि में असमनूर गांव में पंचायत चुनाव में 90 वर्षीय नारायणन नायर भी उम्मीदवार हैं। उम्र उनके लिए कोई बाधा बनी नहीं और वह पूरी जोश के साथ चुनाव मैदान में है। नायर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिसंबर में होने वाले स्थानीय पंचायत चुनाव के दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। हाथ में काला बैग लिए धीरे धीरे चलते हुए वह घर घर जाकर लोगों से अपने लिए वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके लिए उम्र कोई रोक नहीं है और वे अपने वार्ड के लिए कई विकास कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से मिलने पर उन्हें ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे, जबकि परिणाम 13 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। उनकी दृढ़ता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें गांव में खास पहचान दिलाई और नायर की उम्मीदवारी पर दिखाती है कि सेवा का जुनून उम्र में परे होता है। अगली खबर, यूपी, दूल्हे ने तिलक में मिले 21 लाख रुपए लौटा कर दी दहेज विरोधी मिसाल। उत्तर प्रदेश के बागोपत जिले में रक्षित राणा के तिलक समारोह में दहेज में मिले 21 लाख रुपए दुल्हन ने पिता को लौटा दिए। कोई बात नहीं, ये तो भाई साहब आप इससे बड़ा ये तो हमारी वो है ना, भाई ज्यादा ना बोलो, उनकी बात नहीं, सम्मान के आगे और अपना जवाब दिए। ये सिर्फ 2 बच्चों का ही मिलन नहीं है, 2 परिवारों का मिलन है। और हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में परंपरा है कि ये रिश्ते जन्मों तक चलते हैं। हाँ, तो ये बेटी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन रही है। तो ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से परिवार में सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग रोजगार पे भी हैं। और अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो ये अच्छी परंपरा नहीं होगी जी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि ये चेक आप से सम्मान वापस ले लें। हमें आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी हैं हम। आप बेटी दे रहे हैं, आप हमें इससे बड़ा तो सम्मान सबसे बड़ा धन दे रहे हैं आप। वैसा निवेदन है हमारा का निवेदन है जी भाई, हमारा निवेदन है, हम अपने बच्चों को उपहार के रूप में दे रहे हैं। भाई तो गरीब आपका कोई मतलब मांग डिमांड तो कुछ है नहीं, ये तो हम सब अपनी खुशी का दे रहे हैं। नहीं, कोई डिमांड नहीं है जी, है तो नहीं। और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 1 रुपया बच्चे को दे दें और रस्म आगे बढ़ाएं। हमारा ये आग्रह हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, प्लीज आप ये आग्रह मानिए हमारा। मेरी प्रार्थना ये है, बहुत खुशी की बात है, खुशी में आदमी कुछ न कुछ देता है और हम खुशी में ये कह रहे हैं कि ये जो दान है ये आप
मेरी इच्छा ये है कि आप इसका सदुपयोग करें। और घर में प्रिंसिपल, घर में प्रोफेसर, घर में पत्रकार, पूरी हमारी कॉलोनी में इनका सबसे बड़ा सम्मान है। उनके इस कदम ने दुल्हन, उनके परिवार और वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। बड़ौद शहर कोतावली क्षेत्र के वाजिदपुर गांव स्थित रिसोर्ट में आयोजित समारोह में दिव्या के पिता ने रक्षित को 21 लाख रुपए का चेक तिलक के रूप में दिया, लेकिन रक्षित ने तुरंत चेक सम्मान के साथ लौटाते हुए कहा कि उनका परिवार दहेज के विरोध में है। रक्षित ने कहा कि विवाह दो परिवारों का सम्मान और विश्वास है, जिसमें लेन देन जैसी परंपराओं की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। उन्होंने दुल्हन के परिवार से भी आग्रह किया कि दहेज प्रथा को समाप्त करने में सहयोग करे। दिव्या के पिता ने रक्षित की यह पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह उनके बच्चों के आधुनिक सोच और सही संस्कारों का प्रतीक है। सगाई में मौजूद रिश्तेदारों ने भी रक्षित की दहेज विरोध सोच की तारीफ की। सोशल मीडिया पर समारोह का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उसे नई पीढ़ी की सोच और सम्मान में सकारात्मक बदलाव की मिसाल बता रहे हैं। अगली खबर, चैतन्यानंद सरस्वती छेड़छाड़ मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 3 आरोपियों को जमानत दी। नई दिल्ली, चैतन्यानंद सरस्वती छेड़छाड़ मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 आरोपियों श्वेता, भावना और काजल को 20-20 हजार रुपए में जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी है। इन पर चैतन्यानंद सरस्वती के साथ आरोप पत्र भी दायर किया गया है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी वसंत कुंज इलाके में एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। सितंबर 2025 में साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में उनके खिलाफ कई छात्राओं ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके मोबाइल में कई एयर होस्टेस के साथ अश्लील तस्वीरें और लड़कियों के चैट्स बरामद हुई थी। आरोप है कि वह अपने पद का फायदा उठाकर छात्राओं को फेल करने की धमकी देता और उन्हें अपने कमरे में बुलाता था। दिल्ली पुलिस के अनुसार चैतन्यानंद मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है और पिछले 12 साल से दिल्ली के आश्रम में रह रहा था। उसके खिलाफ पहले भी छेड़खानी के मामले दर्ज हो चुके हैं। यह मामला समाज में बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है, जबकि अदालत ने आरोपी महिलाओं को जमानत देकर केस की आगे की सुनवाई तय की है। अगली खबर, दिल्ली झंडेवालान में एमसीडी का बुलडोजर, बाबा पीर रत्ननाथ के मंदिर दरगाह पर कार्रवाई। झंडेवालान में एमसीडी के ने बुलडोजर में से बाबा पीर रत्ननाथ के मंदिर दरगाह को हटाया। कार्रवाई के दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी के करोल बाग विधायक विशेष रवि को भी पुलिस ने डिटेन किया। बाबा रतननाथ पेशावर से आए थे और 1947 में के बंटवारे के बाद यह मंदिर दरगाह झंडेवालान में स्थित हुआ। इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पूजा करते थे। मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना है। यह स्थल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के पास स्थित था और सरकारी जमीन पर था। एमसीडी ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने के तहत की गई है। दिल्ली में समय समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया जाता है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध निर्माण रोकने के लिए जरूरी है। इस कार्यवाही के अतिक्रमण को व्यापार समझने वाले लोगों के हौसले पस्त होंगे और कानून का पालन सुनिश्चित होगा। अगली खबर, नोएडा, शादी से इनकार पर महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। नोएडा में 25 वर्षीय महिला सोनू की उसके लिव इन पार्टनर कृष्णा ने घर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण यह था कि महिला ने कृष्णा से शादी करने से इनकार कर दिया था। घटना शुक्रवार शाम फेज 2 इलाके में हुई। झगड़े के दौरान कृष्णा ने महिला के कमरे में गोली चलाई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्याकांड के बाद आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई है। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन की जांच और
बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कृष्णा और सोनू कई सालों से रिलेशनशिप में थे। दोनों पहले एक फैक्ट्री में साथ काम करते थे। पुलिस ने बताया कि कृष्णा लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली खबर, देहरादून सड़क किनारे हाथी के हमले से मासूम की मौत, माता पिता बाल बाल बचे। देहरादून के डोईवाला में गुरुवार शाम सड़क किनारे खड़े जंगली हाथी ने अचानक हमला कर 12 वर्षीय कुणाल को अपनी सूंड में पकड़कर नीचे पटक दिया। घटना के दौरान मासूम के माता पिता स्कूटी से गिर पड़े, लेकिन वे किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। कुणाल और उसके माता पिता घर की ओर दवाई लेकर जा रहे थे, तभी कालू सिद्ध मंदिर के पास हाथी के हमला किया। बच्चे को गंभीर चोटें लगी, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से डोईवाला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाथी को वहां से हटाने के लिए बच्चे के पिता ने सड़क पर आग लगाई और प्रयास सफल रहा। मृतक कुणाल 6ठी कक्षा का छात्र था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। डीएफओ देहरादून में स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। जंगल से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस दर्दनाक हादसे से परिवार में कोहराम मच चुका है और परिजन अत्यंत दुख में हैं। अगली खबर, बांदा एसआईआर अभियान में 14 बीएलओ को समय से पहले काम पूरा करने पर डीएम ने किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मतदान सूची के विशेष सघन पुनर्निरीक्षण अभियान में बेहतरीन काम करने वाले 14 बूथ लेवल अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट जे रीभा ने प्रशस्ति पत्र और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। ये सभी बीएलओ अपने काम को तय समय से पहले 100% पूरा कर चुके थे। सम्मान समारोह में बीएलओ ने कहा कि यह चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य था, जिसे उन्होंने प्राथमिकता देते हुए पूरा किया। उनका मनोबल और बढ़ा क्योंकि उनके काम का सीधा मूल्यांकन चुनाव आयोग ने किया। डीएम ने अन्य बीएलओ को भी निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना काम पूरा करें, क्योंकि वह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसआईआर अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहा है। डीएम ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 57% काम पूरा हो चुका है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिला अधिकारी ने कहा कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित करना उनका मनोबल बढ़ाने का तरीका है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की है कि जल्द से जल्द अभियान का कार्य पूरा करें और जिले को लक्ष्य तक पहुंचाने में योगदान दें। अगली खबर, शाहजहांपुर झोपड़ी में लगी आग, 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अलियापुर गांव में शुक्रवार रात एक झोपड़ी में आग लग गई, जिससे घर के अंदर सो रहे 60 वर्षीय रामपाल श्रीवास्तव जलकर मौत के शिकार हो गए। बुजुर्ग लंबे समय से बीमार थे और मुख्य घर के बाहर बनी झोपड़ी में सो रहे थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे मुख्य घर में थे और शोर सुनकर बाहर आए, लेकिन आग तेजी से फैल चुकी थी। आग बुझाने की सभी कोशिशें नाकाम रही और रामपाल झोपड़ी के अंदर जिंदा जल गए। पुलिस ने जली हुई बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए अभी जांच शुरू कर दी गई है। एसपी ने कहा कि मामले में आग की कार्रवाई की जाएगी और आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। यह घटना इलाके में दहशत फैलाने वाली मानी जा रही है। अगली खबर, दिल्ली नगर निगम में 12 सीटों पर उपचुनाव, कल होगा मतदान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम की 12 रिक्त सीटों पर कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का पहले ही ऐलान कर दिया था। मतदान 30 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। वोटिंग उन सीटों पर होगी जो विभिन्न कारणों से खाली हुई है। इनमें मुंडका, चांदनी चौक, चांदनी महल, नारायणा, संगम विहार और विनोद नगर जैसी सामान्य सीटें शामिल है। महिला आरक्षित सीटों में शालीमार बाग, अशोक विहार, द्वारका, दिचाऊ कला और ग्रेटर कैलाश शामिल है। वहीं दक्षिण पूरी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
ये सीटें खाली इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ पार्षदों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नगर निगम से इस्तीफा दे दिया था। शालीमार बाग की सीट मुख्यमंत्री बनने के बाद रिक्त हुई थी। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मतदान करें। दोनों प्रमुख दलों ने इन सीटों पर जीत दर्ज करने की पूरी रणनीति बनाई है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।